Hey guys, welcome back to ATP Academy. I know आप लोग मस्त हैं and full on practice कर रहे हैं. Today we'll be doing a 10th class sample paper जो मैंने already बताया. It is very important. So 2024-25 जो आपके एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड, उसके लिए एक ये पेपर है. Let's start. तो सैम्पल पेपर्स करना ना बहुत जरूरी है. उससे आपको क्वेश्चन की वैरायटी और आइडिया लगता है कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं. तो ये वाला देखते हैं. चलो क्या कहता है, इफ द पॉइंट्स A 4,3 एंड B x,5 आर ऑन द सर्कल. ये पॉइंट सर्कल पे हैं और एक सेंटर है 2,3. तो मैंने एक फिगर बनाई जिसमें A B है. दिस इज द सेंटर विच इज 2,3 और मेरा B पॉइंट क्या है x,5 और मेरा A पॉइंट है 4,3. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब यार O तो सेंटर होता है और हमको सबको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है. जो मिड पॉइंट होता है x वाला दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2. सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया 4 प्लस x. यहां से x की वैल्यू आ गई 0. तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन A जिसमें 0 दिया हुआ है. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मिड पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब the pair of linear equations x plus 2y plus 5 equal to 0 and 2x plus 4y minus 10 equal to 0 have what kind of solution. कोई भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आए, ऐसा पूछे कि यार इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसाइडिंग लाइन है, उसमें एक ही चीज करनी होती है, आप रेशियोज निकाल लेते हो. रादर इक्वल टू साइन मत लिखो, आप पहले रेशियोज निकाल लेते हैं. a1 अपॉन a2. x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये हो गया हाफ. y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, तो दिस इज 2/4. इसको काट के भी मैं हाफ ही लिख सकता हूं. कांस्टेंट 5 है, यहाँ कांस्टेंट -10 है, तो दिस बिकम्स -हाफ. अब आप चेक करो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो सेम है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये दोनों तो बराबर थे बट ये इक्वल नहीं है. ये कौन सी टाइप का सोल्यूशन होता है, दिस इज फॉर पैरेलल लाइन जिसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता, क्योंकि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, कुछ कॉमनैलिटी तो है ही. तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस. ओके, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं. कहता है इन दिस फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स. अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल. करेक्ट. एंड सेंटर एंगल जो दिया हुआ एंगल POQ दैट इज 110. आपको PTQ निकालना. ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया आपका. इसमें क्या है, अगेन दिस इज अ प्रॉपर्टी, जो टेंजेंट्स का इंक्लिनेशन है ये वाला एंगल और जो रेडियस का इंक्लिनेशन है ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आपको मिलेगा, हमेशा. दिस इज अ प्रॉपर्टी, प्रूव भी कर रखी है. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री. उसको 180 में से माइनस कर दो, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. ठीक है, आई होप आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, बिकॉज दिस इज अ मस्ट. सिर्फ बैठ के ऐसे देखना है और सुनना नहीं है, करना जरूरी है. ओके, लेट्स जंप टू आवर अनदर क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4. इसमें क्या कहता है, द nth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर AP इज nth टर्म. AP में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी. राइट, A होती है फर्स्ट टर्म. देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, A ही है, प्लस n-1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस क्या है, कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 2a. देख रहे हो आप, 3a माइनस a. ठीक है, तो मैं सिंपल सॉल्व कर लूंगा. a प्लस 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2an माइनस ये जो 1 है ये भी मल्टीप्लाई होगा 2a, तो 2an एज इट इज आ गया. लाइक टर्म्स कौन है यहाँ पर, a माइनस 2 है जो कि दे देगी माइनस a. a कॉमन ले लीजिए, 2n माइनस 1. क्या कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी. तो दिस इज आवर बी. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. कहता है पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर. आप देखिए, आप जहां भी बैठे हैं वो एक रूम ही होगा, एंड रूम इज जनरली इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो एक जो चेहरा है, जैसे ये मान लीजिए चेहरा है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी. लेकिन ये क्यूब है, तो क्यूब में जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है दैट इज एग्जैक्टली सेम, तो मैं उसको ए बोल सकता हूं. ठीक है, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखूं 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि एक फेस का पेरीमीटर होता है, एक चेहरे का पेरीमीटर होता है, जो कि एक हमेशा रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है. लेकिन कह रहा है क्यूब है, क्यूब में ये दोनों चीज सेम होती है,
तो मैं इसको a ले लेता हूं, तो यहां से आ गया 4a। तो मेरे उस फेस का पेरीमीटर 20 दिया हुआ है, तो ये जो पेरीमीटर 4a आ गया ये 20 के बराबर में रख सकते हैं। यहां से साइड आ गई 5, मतलब मेरा जो वो क्यूब था, ये जो क्यूब बना, ठीक है, उसकी ये लेंथ क्या आ गई 5, ब्रेड्थ क्या आ गई 5, हाइट क्या आ गई 5, क्योंकि क्यूब में ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ओके, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत सिंपल, क्यूब का TSA 6a², निकाल लीजिए 6 × 25 विच इज 150 b 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिनका भी ये पेपर उन्होंने बी टिक किया हुआ है, दैट इज करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। कहता है sin a = √3/2। अब आपको सिंपल ये सोचना है साइन किस एंगल पे √3/2 होता है? करेक्ट, 60 डिग्री पे। और दूसरी सिचुएशन क्या है? cos b = 0। cos किस पे 0 होता है? सोचिए, 90 डिग्री। करेक्ट, cos 90 पे 0 होता है, sin 90 पे 1 होता है, लेकिन cos 90 पे 0 होता है। आपको चाहिए b - a, b और a माइनस कीजिए, दैट कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। तो मेरा सिंपल इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत इजी चल रहा है अभी तक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है AB and CD are two tangents which is common to the circle। आप देख रहे हो AB दोनों सर्कल के हैं, CD दोनों सर्कल के हैं। They touch each other at point C. If D lies on AB such that CD = 4। क्या कह रहे हैं? दोनों सर्कल्स हैं और यहां से एक ऐसे जो लाइन जा रही है, ये जो CD है ये 4 है, ये 4 है, तो DA कितना होगा? अभी मैंने बोला ना, सर्कल के बाहर एक पॉइंट होता है, वहां से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और उधर राइट वाला भी तो 4 होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा AB कितना हो गया? देन AB इज 8, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। तो मेरा इसमें ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, समझ आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, लिटरली नथिंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। If 1 0 of quadratic polynomial this is 2, then find the value of k। क्या होता है, कभी भी आपको जीरोस दे रहा हो या रूट्स दिए हो, मतलब वो एक्चुअली x की वैल्यू होती है। ठीक है, और उसको हम रख के = 0 रख सकते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है मेरे पास kx² + 3x + k, इसमें मैं x की वैल्यू 2 डाल सकता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से 2, यहां 2 डाल देता हूं, और अब मैं इसको 0 रख सकता हूं। तो ये कितना हो गया? 4k + 6 + k = 0, 4k + k 5k, 6 को उधर ले जाता हूं -6, तो k हो गया -6/5। देखिए -6/5 मेरे ऑप्शन में है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जब भी आप पेपर में करो ऑप्शन प्लीज जरूर लिखना, मार्क करना अच्छे से, क्लियरली। नेक्स्ट कहता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर इज 22। क्या है ना, ये जो सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्वेश्चन आते हैं ना, काफी टाइम बच्चों को इसमें इंग्लिश नहीं समझ आती, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए अपने लिए। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, कह रहे एक सर्कल है, ये जो आर्क है, सेंटर पे एक एंगल बनाना जो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 22, मतलब ये चीज 22 है। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मुझे ये आर निकालना। अब मुझे सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? θ/360 डिग्री इंटू 2πr। बहुत सिंपल है, ये मुझे दिया हुआ है 22, मुझे थीटा भी दिया हुआ है, मुझे सिंपल क्या निकालना है? रेडियस। अब दिस इज बेसिक अलजेब्रा, आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। इसको मैं कट कर देता हूं, ये 6 से चला गया, ठीक है, 2 3 = 6, 22 यहां से चला गया, 3 7 = 21 है, तो 21 यहां चल के ऊपर चला गया, तो मेरा रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो मेरा ऑप्शन नंबर हो गया इसमें बी पार्ट, बॉम्बे। राइट, गॉट इट। अगले पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या ना, जब ये पेपर में आया था
तो बच्चों ने बोला सर ये तो इतनी बार कर लिया, इसका आंसर तो मतलब रट ही गया ऐसे एकदम, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है ये वाला 10th। ठीक है, देखते हैं 10th में क्या कहता है। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24, कहता है डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन? आपको मीडियन और मीन का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, अब हमने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा है विच इज 3 मीडियन, मैं मीडियन को ना MED लिख रहा हूं, इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है दैट इज मीडियन और मीन की, बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है, तो मुझे मोड तो नहीं चाहिए यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मोड की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, मोड क्या आएगा 24 प्लस मीडियन, मीडियन को उधर ले जाऊंगा राइट में, प्लस मीडियन, तो ये हो गया 3 मीडियन इक्वल टू मोड की जगह क्या डाल सकता हूं 24 प्लस मीडियन, ओके, और 2 मीन तो है ही। अभी मीडियन यहां जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 3 मीडियन में से 2 मीडियन गया, दिस कम्स आउट टू बी 2 मीडियन इक्वल टू 24 प्लस 2 मीन। 2 मीन को भी यहां ले जाता हूं, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेते हैं, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 24, और 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मीडियन माइनस मीन comes out to be 12, which is our answer and option number A. Okay? ठीक है, तो ये तो मतलब हमने तो बहुत ही बार कर रखा था ये सवाल, और बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, और अगर आपको ये वर्थ इट लग रहा है प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और आफ्टर द वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर कीजिएगा, ताकि वो भी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके, और हम बहुत सारे और पेपर्स आगे करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। ओके, लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लिट हो गया है 2 जगह। 2 tangents inclined at an angle of 60 डिग्री, मैंने अभी आपको समझाया था, सर्कल है, ये इंक्लिनेशन है इन दोनों tangents का। ठीक है, inclined at an angle, 2 tangents आपस में झुके हुए हैं ऐसे, are drawn to a circle with radius 3, सर्कल का रेडियस 3 है, then the length of each tangent is equal to, आपसे ये लेंथ पूछ रहा है, मान लेते हैं TPQ है, आपसे पूछ रहा है TP क्या होगा, TP। ठीक है, कैसे निकलेंगे देखो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टैंजेंट, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अगर मैं सेंटर से ये बाहर वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो ये जो एंगल है ये स्प्लिट हो जाता है बिल्कुल हाफ्स में। ठीक है, इसका भी प्रूफ है बहुत सिमिलर, आप सिंपल कॉन्ग्रुएंसी करके बता सकते हैं। सेंटर और बाहर वाले पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये टैंजेंट्स का एंगल स्प्लिट हो जाता है 30 डिग्री। अब कभी भी मुझे 90 डिग्री वाला ट्रायंगल अगर दिखेगा और एक एंगल दिखेगा, आई कैन इजीली यूज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही मस्त चीज है, कहीं भी लगा दो यार, ट्रायंगल के चैप्टर में लगा दो, सर्कल के चैप्टर में लगा दो, कहीं भी लगा दो, बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे चाहिए टीपी, ये टीपी। अब देखिए हम बात किसी कर रहे हैं, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर, और जो ये होता है दैट इज बेस, तो मैं सिंपल tan 30 लगा सकता हूं। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गॉट इट, दिस इज 1/√3 इक्वल टू 3 अपॉन PT, तो मेरा PT आ गया 3√3। डू वी हैव एन ऑप्शन? यस, द ऑप्शन इज डी। ठीक है, समझ आया? तो इसमें हमने ट्रिगो यूज कर लिया, सर्कल का सिर्फ एक ही फंडा लगा था, रादर 2 कि रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर है, तभी वो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना, और जो सेंटर वाला और बाहर वाला पॉइंट जॉइन हुआ, इट एक्चुअली स्प्लिट्स दिस एंगल इनटू हाफ्स। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, व्हिच इज आवर दिस क्वेश्चन 12th। कहता है इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। वेरी पॉपुलर और काफी कॉमन आने वाला क्वेश्चन है। कह रहे जो सम ऑफ रूट्स है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यही पढ़ा आपने, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता था, -b/a। इसका क्या होता था, c/a। देखो -b/a क्या आ रहा है, यहां से -2/k, और c/a क्या आ रहा है, मेरा c कौन है, कांस्टेंट 3k अपॉन k। यहां पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। बहुत सिंपल है, k के यहां से काट दीजिए, इस k को उधर ले जाइए और 3 को नीचे आइए, तो k कितना हो गया, -2/3। मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, अगेन इसमें आ रहा है
डी, पिछले वाले में भी डी, इस वाले में डी, ठीक है। मस्त। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है x है 3 sin a प्लस 4 cos है और y है 3 cos a माइनस 4 sin है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मुझे जो चाहिए मैं उसी को निकाल लूंगा। जैसे x है ये, इसी का स्क्वायर कर देता हूं, तो 3 sin a प्लस 4 cos a, इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर मत करना, होल स्क्वायर है, याद रखना, क्योंकि बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, सर अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, होल स्क्वायर, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ y में भी हो रहा है 3 cos a माइनस 4 sin a होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल है, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर और उसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के वी कैन इजीली सॉल्व इट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into this 2 3 are 6, 6 4 are 24 sin a cos a, ठीक है। प्लस अब ये वाला भी लिख लेते हैं, a स्क्वायर यहां cos है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फायदा क्या मिला यार, ये चीज और ये चीज तो कट गई क्योंकि वो प्लस में माइनस में। अब 9 स्क्वायर है प्लस 16 स्क्वायर है, क्या बन जाएगा 25 साइन स्क्वायर है। सिमिलरली 16 cos स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर अगेन कम्स आउट टू 25 cos स्क्वायर। और अब मेरी यहां पर अब जाके ट्रिगो की आइडेंटिटी लगेगी, बिकॉज नाउ आई कैन टेक 25 कॉमन, 25 कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, एंड वी नो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। So my answer comes out to be 25, which is option number A, alpha. Option number A आ गया इसमें, ठीक है। गुड क्वेश्चन, लेकिन ट्रिगो सिर्फ एंड में लगी जहां पर हमने 25 कॉमन लेके साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी यूज कर लिया, which is 1. ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, which is our question number 14 of probability. हाँ, 2 coins are tossed. जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स होते हैं, HT, TH, HH, TT, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। अब 2 टाइप के सवाल आते हैं, एक तो एटमोस्ट या एटलीस्ट। एटमोस्ट का हिंदी मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब दे हैव सेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हेड व्हिच इज 1, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो कितने केस हैं जिसमें एक हेड है, देखो 1 2, क्या टीटी वाला केस लेंगे? यस, वी विल टेक इट, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट सेट है, मिनिमम का तो कुछ बात ही नहीं की। तो एटमोस्ट वाले केस में 0 हेड्स वाला भी काउंट होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 3/4। दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, तो ऑप्शन हो गया डी। अगर क्वेश्चन होता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड तो चाहिए, तो कितने केसेस लेते हैं? ये वाला केस लेते हैं, इसमें कम से कम एक हेड तो है, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, लास्ट वाला नहीं लेते, उसमें भी आंसर ये आता 3/4। बट आवर आउटकम या इवेंट अलग रहता, क्योंकि ये केस चूज नहीं करते, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड है, कम से कम एक, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बड़ा ही आसान सवाल था ये। 15th, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स एक्सिस। आई डोंट नो ये पेपर में क्यों दिया है, वैसे 9th क्लास में आता है क्वेश्चन, बट चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट बनाते हैं -3,5, टक 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 टक, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। आप सबको पता है एक्स एक्सिस होती है, दिस इज वाई। कह रहा है इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताओ एक्स एक्सिस में, मतलब ये मिरर है, अगर आप यहां खड़े हो तो आपको अपनी शक्ल कहां दिखेगी, इधर, ठीक है। और जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो उतने डिस्टेंस पे शक्ल दिखती है, अगर इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, राइट। तो ये पॉइंट क्या होता है नीचे वाला -5, तो दिस इज कमिंग -3,-5, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो -3 से तो हम हिला ही नहीं ना, ऊपर थे यहीं से नीचे आ गए, -3 इज इंटैक्ट। हुआ क्या, सिर्फ उधर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ थे, जब रिफ्लेक्शन देखा तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ गए, इसलिए वाई वाला पॉइंट चाहिए। वाई एक्सिस में भी रिफ्लेक्शन पूछ सकता था, ठीक है, उसमें एक्स वाला पॉइंट चाहिए होता, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हिच इज आवर क्वेश्चन नंबर 16। कहता है which of the following gives the middle most observation of the data। सबसे बीच की ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये तो सबको पता है, मीडियन। मीन क्या होता है, एवरेज। मोड क्या होता है, ऐसा वाला नंबर जो बहुत बार अकर हो रहा हो। और रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, तो बहुत इजी था। 17,
ओके, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली सिमिलर टू जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि वो सेंटर ऑफ सर्कल वाला, इसमें मिड पॉइंट फॉर्म लग रहा है। इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू, तो ये पी है, ये क्यू है, इसका मिड पॉइंट है सी। ये है y -1, दिस इज -2,4, दिस इज 4, x। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट फॉर्म लगा लेते हैं। क्या बोलता है, ये वाला पॉइंट किसके बराबर होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, तो आ गया 2/2, तो y आ गया 1। y वाला पॉइंट किसके बराबर होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, इसको यहां ले जाओ, -2 -4 = x, तो x आ गया -6। ऑप्शन में देखो -6 एंड 1, मेरा ऑप्शन नंबर है ए। खत्म, सिंपल। मिड पॉइंट फॉर्मूला में एक चीज याद रखना कि जो मिड पॉइंट वाला पॉइंट होता है, दिस इसका x इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाय 2, और इसी का y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइड बाय 2। चाहे वेरिएबल कुछ भी रहोगा वहां पर, उससे आपको लेना देना नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखना, बस तरीका ध्यान रखना। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 18 अगेन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, दो टाइप में आता है सवाल। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 सैटरडेज। नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। हमारे नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है, लेकिन हफ्ते तो 52 होते हैं। तो अगर 52 को 7 दिन से मल्टीप्लाई करो, दिस कम्स आउट टू बी 364 डेज। मतलब वैसे ही हमारे पूरे साल में एक दिन एक्स्ट्रा है। तो वो पूछ क्या रहा है, नॉन लीप ईयर में 53 सैटरडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब हर दिन 52 बार तो आ ही रहा है, वो जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, उसमें सैटरडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा है उसके लिए 7 दिन लड़ाई कर रहे हैं। मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ सैटरडे की चाहिए। तो माय आंसर कम्स आउट टू 1/7, क्योंकि टोटल बंदे तो 7 हैं, जो उस एक दिन में कोई भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे तो सैटरडे चाहिए, तो इसलिए 1/7। तो इसका ऑप्शन हो गया सी पार्ट। एक और सवाल आता है, सपोज करो ये नॉन लीप ईयर ना देते, कहता लीप ईयर। अब क्या होता है, लीप ईयर में टेक्निकली 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि वो फरवरी में भी एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। उस केस में क्या होता है, द आंसर चेंजेस टू 2/7। उसका एक रीजन है, वो जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, वो मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे। तो आप देखो वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, 2 जगह पे थर्सडे आने के चांस है। तो अगर पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ थर्सडे रादर 53 थर्सडेज ऑन अ लीप ईयर सिनेरियो, तो आप उसको 2/7 लिखते हैं आंसर, क्योंकि यार वो वेंसडे थर्सडे में भी आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे में आ सकता है, तो 2 केस है, तो 2/7 होता है उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, which is क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ assertion रीजन के ऊपर assertion रीजन, राइट। कहता है 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन, रादर कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कब होगा, पहले तो आप देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर उसमें सिर्फ 2 की कुछ पावर या 5 की कुछ पावर आपको मिले तो ही वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नहीं। मान लो आप प्राइम फैक्टराइज करो, आपको 3 मिल गया, आपको 7 मिल गया, तो वो तो टर्मिनेटिंग नहीं है। बट मुझे 3125 करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कीजिए, सबसे पहले किससे जाता है 5 से 30, 5 to 10, 5 to 25। अब 625 जिनको पता है उनको पता है ये किसका स्क्वायर है, 25 का। तो मैं अगर लिखूं 25 25 10 625, दैट इज ओके यार, बिकॉज 25 को क्या लिख सकते हो 5 into 5, इधर भी 25 को क्या लिख सकते हो 5 into 5। तो सारे डिनोमिनेटर में 5 ही तो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 आ गए। तो जब डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों में से दोनों ही हो, कुछ भी पावर हो, दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दिस assertion is correct and उसका रीजन परफेक्ट है, क्योंकि लिखा हुआ है if q is in the form of 2 की पावर m 5 पर n where m and n are non-negative integers then p by q is a terminating decimal। तो जो मैंने आपको समझाया, डिनोमिनेटर में अगर 5s हो, 2s हो या 2 into 5s हो, then it is terminating, otherwise it is not। तो इसका ऑप्शन हो गया a with a perfect reason।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20. ओके, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7. तो जो आपकी घड़ी होती है और जो मिनट हैंड चल रही है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 7. मतलब प्रैक्टिकली वो कह रहा है रेडियस 7, क्योंकि जब घड़ी चलती है, जैसे मान लो इस पे है, वो यहां पहुंच गई 12:51 पे, ये कितना एंगल कवर किया उसने? हर 5 मिनट में 30 डिग्रीज कवर होता है, तभी वो पूरा घूम के 360 डिग्री बनता है, ठीक है, हर 5 मिनट में. देन द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. वो यही पूछ रहा है, वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर लिया. एक सेक्टर है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा मैंने आपको बता दिया. देखो इस क्वेश्चन में थीटा कहीं नहीं दिया, उसने बोला घड़ी 5 मिनट चलती है सिर्फ, तो आपको पता होना चाहिए फॉर एवरी 5 मिनट्स इट इज 30 डिग्रीज. ओके, इंटू 20/7. रेडियस मैंने आपको बताई दिया 7 है, काट लीजिए, ये कट गया 12, 2 1 2 2 1 2 2 6 12, तो आ गया 77/6, जो कि यहां दिया हुआ है. सही है, द असर्शन इज परफेक्ट. कहता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एंगल थीटा एंड रेडियस आर इज 2 पाई आर थीटा बाय 360. जो आर्क की लेंथ होती है, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. यही तो दिया हुआ है, ठीक है. अभी हमने क्वेश्चन भी किया था एक लेंथ ऑफ आर्क वाला, जिसमें 22 था, आंसर 21 आया था. ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में कोई लिंक है? इसमें तो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर लगाया है, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, कोई लिंक नहीं है. तो ऑप्शन नंबर बी हो गया. ओके, सो दीज वर ऑल योर एमसीक्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर विच वर इजी. मेरा मानना है ये इजी है, बहुत सही लेवल पे है, ठीक है, तो इनको कीजिए जरूर. अब चलेंगे हम सेक्शन नंबर बी पे विच इज ऑफ 2 मार्क, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. नाउ 2 मार्क इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. छोटे छोटे सवाल होते हैं, बेसिक छोटे छोटे लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं और बहुत क्विकली हो जाते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और हम और वाले पार्ट्स भी करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. HCF of 2 numbers is 27 and LCM is 162. एक नंबर है जो कि 54 दिया है, कह रहा दूसरा नंबर बताओ. अब बड़ा इजी सवाल है यार, सिंपल फॉर्मूला है HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. लगा लो, 27 into 162 इक्वल टू 54 into B. इफ यू आर वेरी क्विक इन कैलकुलेटिंग तो आप बहुत जल्दी जल्दी कटिंग कर सकते हो. 27 into 162 by 54 equal to B. 27 2s are 1 और 27 2s are 54, 2 को काट लो, 2 8 6 2 2, B आ गया 81. खत्म हो गया, ठीक है. अगले पे चलते हैं, और वाला पार्ट बड़ा ही आसान है यार. ये और वाला पार्ट कह रहा P है AB² और Q है A³ B. Where A and B are prime numbers, then find the HCF of this and LCM of this. HCF और LCM में आप लोगों ने एक फंडा पढ़ा होगा. HCF में ना लोएस्ट पावर वाले बंदे उठा लो, बड़ा सिंपल है. AB² और A³ B. A देखते हैं, इधर A है, इधर AQ है. छोटी पावर वाला कौन सा? A. B में कौन है? B. HCF हो गया, खत्म. LCM में हाईएस्ट पावर वाले बंदे उठा लो, इधर AQ है और B में B² है. दिस इज आर LCM. डन, क्वेश्चन इज डन, ठीक है. अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. अगेन अ 2 मार्क प्रोबेबिलिटी का सवाल है. नाइस, देखते हैं. अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. तो टोटल 90 डिस्क है. One disk is drawn at random from the box. Find the probability that it bears a prime number less than 23. कोई भी डिस्क निकाली, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 23 नंबर से कम प्राइम नंबर कितने आ सकते हैं, ठीक है. याद रखना 1 is neither prime nor composite. बहुत बच्चे ये 1 लिख के आ जाते हैं और गड़बड़ हो जाता है सारा का सारा. तो हम शुरू करेंगे 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तो लेना नहीं है क्योंकि लेस देन 23 है. बस हो गया. कितने बंदे आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे आ गए. टोटल कितने डिस्क थे? 90. तो मेरा आंसर कितना हो गया? 4/45.
ठीक है, काट के प्रोबेबिलिटी डन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज उसका और पार्ट। और पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब आपको ना सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। जब 2 डाइस आप फेंकते हो तो क्या क्या बनती हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 6 तक जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बेसिकली ये बन कैसे रहा है, पहली डाइस पे 1 गिरा, दूसरे पे 1 गिरा। मान लो तो अगली बार भी पहली डाइस पे 1 ही गिरा, दूसरे पे 2 गिर गया, फिर 1 गिरा, फिर 3 गिर गया, ऐसे एक के साथ 6 बार गिर सकता है। ठीक है, सो टोटल आउटकम्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड इज 36। तो मेरा डिनोमिनेटर में तो 36 आने वाला है। आपको क्या चाहिए, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। अब केसेस, किन किन सिचुएशन में 2 नंबर्स का सम 9 आ सकता है। देखो, पहली डाइस पे 3 गिरेगा और दूसरी डाइस पे अगर 6 गिरेगा, इनका सम 9 होता है। इसका रिवर्स भी तो ट्रू है। ठीक है, पहली डाइस पे 6 गिर गया, दूसरे पे 3 गिर गया, तब भी तो सम 9 है। एक और सिचुएशन, पहली डाइस पे 4 गिरा, दूसरी पे 5 गिरा, सम इज 9, अगेन रिवर्स। और कोई केस सोच सकते हो? नहीं ना? तो कितने आउटकम्स हैं? 4। तो मेरा आंसर हो गया 1/9। इजी, डन डील। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 23, सबका फेवरेट चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देखो 2 sin square 60 minus tan square 30 upon sec square 45 को हमको इवैल्यूएट करना है। वैल्यूज डाल देते हैं। 2 into what is sin 60, √3/2, इसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस what is tan 30, 1/√3, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, अपॉन what is sec 45, cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो sec 45 क्या होगा, √2। तो ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर। सिंपल। अब अगर रूट के ऊपर का स्क्वायर खोलूंगा तो रूट हट जाएगा। ठीक है, काट देते हैं। तो 3/2 माइनस 1/3, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। ये इसका हो गया 6, ये हो गया 9 माइनस 2, और जो ये 2 है ना, ये इसके साथ ही रहेगा नीचे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी नीचे था। दिस कम्स आउट टू बी 7/12। दिस इज माय आंसर। ओके, इजी, सिंपल, वैल्यू डाली और सॉल्व कर, कुछ भी नहीं किया। बहुत सीधा 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 सवाल था। अगले पे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, रादर इसके लिए न्यू पेज खोल लेता हूं, which is equidistant from points A 6,5 and B -4,3. I remember जब भी इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चे पता नहीं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगा देते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग यार। इक्विडिस्टेंट का मतलब है कोई पॉइंट है जो कि कह रहा है इट इज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब है ये 0, y होगा, क्योंकि y एक्सिस पे तो x तो नहीं होगा। कह रहा है इक्विडिस्टेंट है यार इन दोनों पॉइंट से। इक्विडिस्टेंट मतलब ये डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस, तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। देयर इज नो मिड पॉइंट का केस है। ओके, तो दिस इज 6,5 एंड दिस इज -4,3। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, 10th में कर रहे हो, अगर 11th में मैथ्स लेते हो, 12th में मैथ्स लेते हो, वहां यूज होता है। रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इजी। कह रहा दोनों डिस्टेंस सेम है, तो मैं लगा देता हूं रूट 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पीबी -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर। सिंपल, लगा दिया। खोल लेते हैं यार, दोनों जगह स्क्वायर रूट्स है, तो अगर इफ आई राइट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों के रूट गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये रूट और स्क्वायर को काट मत देना। जब दो इक्वेशंस होती है, आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके पूरे पूरे रूट हटा सकते हो। 36 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 16, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर तो कट गया यहाँ से। 36 प्लस 25, या रादर ये भी कर सकता हूं मैं, 25 और 16 प्लस 9 25, ये भी उड़ा देता हूं। तो यहां बच गया 36 माइनस 10y इक्वल टू -6y। 10y को उधर ले जाता हूं, तो 36 इक्वल टू 4y, y यहां से आ गया 9, मेरा y यहां से 9 आ गया। मुझे चाहिए क्या था,
Find the point on my axis. So my point, जो मेरा point था, that comes out to be 0,9. This is my answer. Right? एक चीज याद रखना, मैथ्स में theoretical question में जब भी आप आंसर लिख रहे हो, please put it in a box so that जब बोर्ड की टीचर्स चेक करती है, they are very fast. So at a glance, if they see the answer, they see the unit, they see stuff कि आपने क्या किया हुआ, नंबर एकदम सीधा नंबर, क्योंकि आपने बिल्कुल परफेक्ट किया होगा. ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, which is the question number 25. Last question of B section. Oh, nice. This is a good question. If C is a point lying on the line segment AB, तो कह रहा है A है, B है, C एक पॉइंट है. A आपको दे दिया 1,1 और ये दे दिया 2,3. अब कह क्या रहा है? Such that 3AC CB, 3AC equal to CB. देखो, जब भी ऐसा सिचुएशन हो, मतलब वो कोई रेशो देने की आपको कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो C पॉइंट है ये इस AB को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है. राइट? किस में? देखो, AC अपॉन CB, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो उस 3 को वहां ले जाऊंगा, दिस कम्स आउट टू 1/3. मतलब ये क्या रेशो है? 1:3 की रेशो है, जिसमें ये C इन AB को डिवाइड कर रहा है. अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं C के. दिस इज अ सिंपल सेक्शन फॉर्मूला जो हम लगा लेंगे. X क्या होता है? इसको ना ऐसे याद रखो, फॉर्मूला मत याद रखो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मत याद रखो. कैसे याद रखो? 1 into 2, ये m1 x2 ऐसा है. सिर्फ x वाले की देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस अपॉन दोनों रेशियोज का सम. कितना हो गया? 5/4. y निकाल सकते हो खुद. 2 मिनट पॉज करो और खुद निकालो एंड देन चेक करना. अगेन, रेशियो इनटू y वाला पोर्शन प्लस रेशियो इनटू y वाला पोर्शन अपॉन रेशियोज का सम. तो ये तो 0 ही हो गया, क्योंकि यार y तो 0 था. तो C वाला पॉइंट क्या आ गया मेरा? 5/4,0. ठीक है, आई नो आप लोग ने सही एकदम मस्त कर लिया होगा. लिख रहे हो ना? आई नो. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बी सेक्शन. अगेन, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज एक्चुअली गुड पेपर. ठीक है, मस्त कॉन्फिडेंस आएगा आपको ये करके कि हाँ, आपको बेसिक फंडेस क्लियर है. जैसे हम थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़े और बढ़िया, थोड़े अच्छे और सवाल करेंगे, जब थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा आपको. ठीक है, बट दिस इज स्मूथ. नाउ कम्स आवर सी सेक्शन, जो अब आता है 3 मार्कर. ये अब थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है? इन द गिवन फिगर एंगल D इक्वल टू एंगल E. जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन है, आप प्लीज उसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ इसमें खेलना हो. ये दोनों एंगल बराबर हैं. AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. ये चीज देखती समझ नहीं आ रही? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC कौन सी थ्योरम है? BPT. क्या होगा इससे? मैं ये नहीं बोल सकता DE पैरेलल BC, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अगर लाइन पैरेलल होती है तो रेशो बराबर होती है, लेकिन अगर रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल है. ठीक है, और आपको पहले ही उसने बोल रखा है एंगल D इक्वल टू एंगल E. तो ये आपके गिवन पार्ट्स थे. ठीक है, प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस. ABC को आइसोसेलेस बनाना है. कभी भी आपको कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस बनाना, ऑब्वियसली 2 साइड बराबर कर दो, आइसोसेलेस बन जाएगा. 2 एंगल भी अगर आपने बराबर कर दिए तो वी कैन से साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो मेरा एम ही होगा एंगल B और एंगल C को इक्वल करना. अरे बहुत इजी है, क्वेश्चन हो गया. देखो, आई नो काफी लोगों ने कर लिया होगा ये ऑलरेडी. जैसी मैंने लाइन पैरेलल करी, एंगल D और एंगल B क्या हो गए? बराबर. रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. 9th क्लास का लाइन्स एंगल्स याद कीजिए. एंगल E इक्वल टू एंगल C, सेम रूल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एग्जैक्टली सेम. ठीक है, अब मेरा D और E बराबर है, तो D और E बराबर है तो ऑब्वियसली B और C बराबर नहीं हो गया ना? तो एंगल B इक्वल टू एंगल C. और मैंने अभी क्या बोला था? अगर 2 एंगल्स आपने बराबर कर दिए तो मैं इससे बोल सकता हूं AB इक्वल टू AC. उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी.
जैसी दो साइड इक्वल होगी, therefore triangle ABC is isosceles. क्वेश्चन डन। तो आप बस यहां एक रीजन लिख लेना, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन डन। तो मैंने सब कुछ लिख दिया, गिवन लिख दिया, क्या प्रूव करना है वो हमने निकाल दिया। ठीक है, और वाले पार्ट पे चलते हैं। अगेन इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, लेट मी ड्रॉ देम। ये है QPR3 6Y 30 डिग्री और ये है BZA 4√3C8 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस z। मुझे y प्लस z चाहिए। और कह रहा है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब सिमिलर बोल दिया तो मतलब व्हेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम। मतलब 3/z इक्वल टू y बाय 4√3 इक्वल टू 6/8। ठीक है, 6 और 8 को काट लेता हूं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मुझे यार y और z निकालना बहुत इजी है, ये चीज मुझे पता है। व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, साइड्स का रेशियो सेम होता है। इन दोनों को यूज करके y आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को यूज करके मेरा z आ जाएगा। बहुत इजी है। ठीक है, तो 3/z इक्वल टू 3/4। यहां से मेरा z आ गया 4, और ऐसे ही y बाय 4√3 इक्वल टू 3/4। यहां से मेरा y आ गया 3√3। डन। तो मेरा y प्लस z कितना आ गया, 3√3 प्लस 4। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, पर्सनली मुझे लगता है ये 3 मार्क का क्वेश्चन बनता नहीं है, 2 मार्कर में दे सकते थे इसको आराम से। ठीक है, पर ठीक है, जिनको आता है उनके लिए फ्री फंड के नंबर है। ओके, दिस इज आवर आंसर। डन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये ना 4 है। ठीक है, चलो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। ऑलराइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मुझे एक चीज याद आ रही है क्वेश्चन पढ़ के, देखो सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10। फ्यू डेज बैक एक बच्चा साइंस में मेरी क्लास में क्वेश्चन कर रहा था व्हिच वाज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। उसमें यही सवाल था, कहता सम ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इज 15 एंड देयर सम इन क्या बोलते हैं पैरेलल वाज 10/3। तो आप बताओ R1 R2 क्या थे, ऐसा क्वेश्चन था। तो मुझे फिगर्स देख के लगा बिल्कुल यार वैसे ही सवाल है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स 15, a प्लस b 15। आप a प्लस b भी ले सकते हो, x प्लस y भी ले सकते हो, p प्लस q भी ले सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/10। अब मुझे सिंपल कैलकुलेशन करके a और b निकालना है। देखते हैं, पहले तो यार एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, ये b प्लस है तो मुझे पता 15 है, तो यहां डाल दिया मैंने। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ए बी उधर चला गया, तो ए बी की वैल्यू होगी 50। ओके, अब आप ध्यान से देखो, यहां से मैं बी ये नहीं बोल सकता 15 माइनस ए, सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, इसको यहां डाल दूंगा, इस बी को यहां डाल दूंगा। तो 50 इक्वल टू ए 15 माइनस ए। और आप बड़े ध्यान से देखो, अब दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए स्क्वायर और 15 को लेफ्ट ले जाता हूं, ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 50 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरी ए की वैल्यू हो जाएगी। अब ये आपकी चॉइस है, आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लीजिए या डी वाला जो फॉर्मूला उससे कर लीजिए। ठीक है, छोटे नंबर्स हैं, स्प्लिटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। मेरे दिमाग में तो एकदम चमक भी गया आंसर। तो ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 5a प्लस 50 इक्वल टू 0। माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 होता है, एंड 10 5 जा 50। ठीक है, तो यहां से कॉमन ले लेंगे a माइनस 10 और यहां से माइनस 5 ले लेंगे, a माइनस 10 इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग में फंडा क्या होता है, जो दोनों ब्रैकेट्स बनते हैं दैट शुड बी सेम। नहीं बन रहा तो मतलब गलत किया है। 2 ब्रैकेट्स कम आउट टू बी a माइनस 5 और a माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से अगर बारी बारी दोनों को 0 डालूंगा तो a आ गया 5 और a आ गया 10। जैसे ही a 5 आया, इधर से b कितना हो गया 10, क्योंकि दोनों का सम 15 था। और अगर a 10 है तो b कितना आ गया 5, क्योंकि दोनों का सम 15 था। तो दोनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। इफ a is 5 b is 10,
if A is 10 B is 10, that is okay. ठीक है, तो गुड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक बन गया एंड इन द एंड, तो सही था, सही था। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कहता है इफ द स्क्वायर, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, देखो सर्कल लगा हुआ मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, उसके बाद टिक लगा हुआ। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू जीरोस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू जीरोस, जीरोस हम अल्फा बीटा लेते हैं, मतलब उनके डिफरेंस का स्क्वायर, देखो हिंदी में कन्वर्ट करो तो उनके डिफरेंस का स्क्वायर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 144, मतलब ये 144 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मेरे पास ये पॉलिनोमियल है। ओके, जब भी पॉली का क्वेश्चन आए आप यार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो लिख ही लो, यू नेवर नो कब क्या जरूरत पड़ जाए, आपको लिटरली नहीं पता। ठीक है, मुझे p चाहिए, p के लिए मुझे अल्फा और बीटा तो चाहिए, किसी भी तरह चाहिए। कैसे निकालूंगा अल्फा बीटा, सोचो थोड़ा। आपके पास तीन सिचुएशन है, ये और ये। थिंक अबाउट इट। एक आइडेंटिटी बता रहा हूं, याद रखना, यूज होगी ऐसे वाले टाइप में सवाल में। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस याद रखना है इसको। देखो यहां से हमारा आंसर ऐसा निकल जाएगा, 3 मार्क का सवाल, लेकिन आंसर ऐसे आ जाएगा। दिस इज 144, वी ऑलरेडी नो। दिस इज पी स्क्वायर, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है ना, माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 कितना होता है 180। ठीक है, अब 180 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस कर लो तो आ जाएगा 324 इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर 324 है तो पी क्या होगा 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324। हो गया आंसर खत्म। ठीक है, कहां हम अल्फा बीटा अलग अलग निकालने बैठते और फिर पी निकालते। इफ यू नो दिस आइडेंटिटी एंड नाउ यू नो इट, यू कैन इजीली फाइंड आउट पी। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप बहुत लंबा एक पेज तक भी खींच सकते हो, लेकिन हमने तो छोटे में कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, इफ यू नो द स्विच ट्रिक यू कैन इजीली क्रैक इट। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कहता है m है tan थीटा प्लस sin थीटा, इसको जरूर ध्यान से देखना, और n की वैल्यू है tan थीटा माइनस sin थीटा। आपको प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn। चलो LHS करते हैं पहले, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है करके देखो, कर लेते हैं। क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं m प्लस n इंटू m माइनस n। डेफिनेटली लिख सकता हूं यार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कब से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वैल्यू डाल देते हैं, tan प्लस साइन m है प्लस tan माइनस साइन, ये मेरा n है। मैंने भी पहला ब्रैकेट डाला है, दूसरा डालते हैं, tan प्लस साइन माइनस। अब एक चीज रखना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, माइनस के बाद व्हेनेवर यू आर पुटिंग समथिंग साइन विल रिवर्स, तो n डालने वाला हूं मैं, तो ये हो गया माइनस tan प्लस साइन। ठीक है, देखते कुछ कटता है, साइन सन गया, tan गया, तो यहां से आ गया 2 tan थीटा इंटू 2 साइन थीटा। दिस कम्स आउट टू बी 4 tan थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, 4 तो मुझे RHS में भी चाहिए, कुछ तो मिल रहा है, लेकिन मुझे यहां रूट mn चाहिए, मेरे पास tan साइन है। अब इसको रूट mn में स्विच करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं एक काम करूंगा, आई विल सॉल्व RHS सेपरेटली। ओके, RHS सॉल्व करते हैं। क्या है 4 रूट mn। अब बड़े ध्यान से देखो, m और n, ये आपको ये नहीं दिख रहा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना, तो क्या एंट्री लग गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कूल, ठीक है। अब ये जो tan है
यू नो tan को हम साइन माइनस अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे तक जा रहा है, तो या ओके। तो मैंने tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। यहां से मैं अगर साइन स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एंड यू ऑल नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, दिस इज साइन स्क्वायर। तो कितने आ गए, साइन 4 थीटा बन गया। देखो साइन स्क्वायर तो था ही, एक और साइन स्क्वायर आ गया, तो साइन 4 थीटा बन गया और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये दोनों बंदे रूट के अंदर है। सो नाउ आई कैन टेक देम आउट ऑफ द रूट, जो कि बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरा आरएचएस है। अब थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, ये मेरा आरएचएस है। एलएचएस तो ये था, सेम कहां आया, सेम तो नहीं आया, लेकिन अब अगर ध्यान से देखो सेम है, क्योंकि इस को tan को मैं ये लिख सकता हूं साइन बाय कॉस, और एक साइन ऑलरेडी है, तो देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, नीचे का कॉस पड़ा है और ये 4 पड़ा है, तो मेरा एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मस्ट डू क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूं, अगर आपको दिख जाता है थोड़ा सा छोटा करके, दिस इज द समरी ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने पहले इसका एलएचएस किया कैसे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था, उसको ब्रेक किया m प्लस n m माइनस n, सिंपल वैल्यूज डाली, मेरा आंसर आ गया 4 tan sin। ठीक है, tan को स्विच कर सकते हो साइन बाय कॉस, तो ये आ गया साइन स्क्वायर बाय कॉस। ओके, फिर मैंने आरएचएस उठाया, आरएचएस में क्या किया, मैंने देखा mn है, ये दोनों बंदे मल्टीप्लाई होके a प्लस बी a माइनस बी क्या एंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दिया tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। tan को फिर चेंज किया साइन बाय कॉस, साइन स्क्वायर कॉमन लिया, उसके बाद मैंने एलसीएम लिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मेरा साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर पहले ही पढ़ा था, दिस बिकम साइन की पावर 4 थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर निकाला, सेम आंसर आ गया जो मैंने लेक्चर से पढ़ा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर करना, 3 बार करना, 3 बार। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच इज आवर क्वेश्चन नंबर, ओ ये स्क्रॉल कैसे हो गया, 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, इजी, pretty easy question. A horse is tied to a corner of equilateral triangle with a rope of length 5 meter. ठीक है, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, एक घोड़े को बांध दिया ऐसे, ये लेंथ जो है ये 5 मीटर की लेंथ है ये बस, तो घोड़ा ऑब्वियसली इतना ही घूम सकता है, उधर तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स सिर्फ इतना ही तो ग्रेज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि रस्सी से बांधा हुआ रस्सी और तो जा नहीं सकती। तो दिस बिकम्स अ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यार एंगल क्या होगा, देखो आपको दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड वी ऑल नो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होते हैं सारे, करेक्ट, 60 डिग्री। तो थीटा तो 60 हो गया, पाई मुझे पता है, और रेडियस आपको दिया हुआ है 5, बस सॉल्व करके निकाल लो। ये हो गया 6, 2 1 2, 2 1 2, 3 3 6, तो ये हो गया 11 इंटू 25 बाय 21। 11 इंटू 25 कर लो फटाफट, 15 102, 155 102, 275। तो माय आंसर कम्स आउट टू बी 275 बाय 21 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल में जरूर कर लेना, ठीक है, इसको डेसिमल में जरूर कर लेना, ऐसे में छोड़ना, सॉरी मीटर स्क्वायर है ये, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सिर्फ सोचने का पार्ट ये था कि जो थीटा ये क्या बनेगा, दिस विल बी 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल है। अब इसी का और पार्ट करते हैं, ठीक है, बड़ा आसान 3 मार्क क्वेश्चन है। अगेन आई फील 3 मार्क में नहीं आना चाहिए था, दोनों ही पार्ट नहीं आना चाहिए थे, बट दे दिया तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहता है पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एक पेंडुलम है, ऐसे स्विंग करता है, ठीक है, तो क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री।
डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क बनी इसकी लेंथ दे दी उसने 8.8 इन लेंथ। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। मुझे क्या निकालना है, जो स्ट्रिंग है ये कितना लंबा है। तो प्रैक्टिकली आपको क्या निकालना है, एक रेडियस निकालना है, और ये 8.8 क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अगेन लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है मुझे 8.8, एंगल भी दिया हुआ है 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस चाहिए, क्योंकि उसने बोला लेंथ ऑफ ये जो स्ट्रिंग है पेंडुलम का वो बताओ। सिंपल सॉल्व कर लो यार, 0 0 कट गया, ये 12 हो गया, 2 6 12 हो गया, तो मुझे r चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर जा रहा है, 7 भी ऊपर जा रहा है, और यहां जो 22 बच गया वो नीचे चला गया। डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, ठीक है। 22 से काट दो सीधा, 22 10 जा 220, 22 4 जा 88, 2 to the 4, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 2 6 जा 12, 12 7 जा 84 बाय 5, डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 34 5 से 30, 16.8। यूनिट क्या चल रही है हमारी इसमें, सेंटीमीटर। तो माय रेडियस कम्स आउट टू बी 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन और पार्ट वाज डैम इजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, दैट इज ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, जो कहता है 3 bells toll at interval of 9, 12 and 15 minutes respectively if they start tolling together, मतलब एक साथ घंटी अगर बजती है, after what time will they toll next together। तो ऐसे टाइम वाले क्वेश्चन में हम हमेशा क्या निकालते हैं, we find out LCM। किसका निकालना है, 9, 12 और 15, ठीक है। मतलब एक घंटी 9 बजे बाद टन, 12 मिनट बाद टन, 15 मिनट बाद टन, कह रहा है ऐसा कितने मिनट्स बाद वो फिर से एक साथ टन मारेंगे, ठीक है। तो 9, 12, 15 एलसीएम निकाल लेते हैं, आप सबको पता ही है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 12, 3 5 15, 3 1 जा 3, 4 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 से काट लेते हैं, 3 2 जा 4, 5 एज इट इज, फिर से 2 से काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 5 से चले जाते हैं 1। तो एलसीएम क्या आ गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 5 जा 180। तो इसका आंसर हो गया 180 मिनट्स। सो ऑल द 3 bells will toll after 180 मिनट्स। एक्चुअली 3 मार्कर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये तो चलो बता दिया। क्वेश्चन होता, मान लो अगर तीनों घंटियां 130 पे टन मारती हैं, अब बताओ अगला टाइम किस पर टन मारेंगे। तो आपने जो 180 मिनट निकाले, 130 के बाद 180 मिनट देखो कितना होता है, उस पे टन मारेगी। That should have been a 3 marker question, ठीक है। This is pretty small for a 3 marker question। वो एक एडेड चीज होती तो बढ़िया होता क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों को पार्टी मिस कर जाते हैं तो वहां नंबर कटता है। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। तो दिस इज एंड ऑफ 3 मार्कर, इजी थे। अब आते हैं 5 मार्क क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, ये आप लोग खुद करेंगे ग्राफ पेपर में। मैं आपको इसका जिस्ट बता देता हूं। क्या है, solve the following pair of linear equations graphically, also find coordinates of the point where it intersects x-axis। दो इक्वेशंस हैं, 2x minus y equal to 4 और यहाँ है x plus y equal to -1। मैंने क्या किया ना, ये 4 को इधर ले गया और 1 को भी इधर ले गया, ठीक है। ओके, मुझे ग्राफ बनाने से पहले x और y की 3 वैल्यू चाहिए, ठीक है। कुछ भी डाल लेते हैं यार, देखते हैं ये वाला करते हैं। x को 0 डाला, y -1, y को 0 डाला, x -1, x को 1 डाल दो, y आ गया -2, 1 उधर जाके, ठीक है। बड़ा इजी है, इसमें कर लेते हैं। x को 0 डाला, y आ गया -4, y को 0 डाला, x आ गया 2, और x को अगर 1 डाल देता हूं तो इसमें y आ जाएगा -2। ओ नाइस, इस सिचुएशन में दोनों पॉइंट सेम आ गए, ठीक है। अब प्लॉट कर लेना ग्राफ, बहुत इजी है। पूछ क्या रहा है, सॉल्व इट ग्राफिकली। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, दो इक्वेशन जिस पॉइंट पे भी कट मारेंगी, दैट विल बी योर सोल्यूशन, मतलब दैट विल बी कॉमन सोल्यूशन ऑफ एक्स और वाई। और किस्मत से इस सवाल में तो आपको पहले ही मिल गया, ठीक है, क्योंकि
मेरे दिमाग में पॉइंट्स ऐसे आ गए, सपोज करो आप कुछ और ही पॉइंट्स लेते हो, लेकिन आपका ग्राफ इंटरसेक्ट इसी पॉइंट पे करना चाहिए 1, -2 पे। ठीक है, मतलब कहीं तो अगर मैं इसको हटा दूं तो प्रैक्टिकली ये 1 है, ये -2 है। ठीक है, आपकी दोनों लाइनें कहीं तो यहां से ऐसे जानी चाहिए, इंटरसेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछता है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। आपको ये भी बताना है ये दोनों लाइनें बनी एक्स एक्सिस पे कहां काटी, वो तो यहां से भी दिख के पता चल रहा है वैसे, लेकिन आपको ग्राफ से बताना है। एक्स एक्सिस से काटने मतलब y विल बी 0। देखो y 0 कहां है, जब x 2 पे काटी ये वाला, और यहां कहां है y 0 जब x -1 पे काटा। ठीक है, जब आप ग्राफ बना लेंगे प्लीज नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज करो ये लाइन इसकी है, तो आप इक्वेशन इस पे लिखेंगे जरूर, और इस पे भी इक्वेशन लिखेंगे जरूर। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज यू नीड टू टेल द टीचर कि यार ये लाइन इस इक्वेशन की है, ये लाइन इस इक्वेशन की है, एंड लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गेट्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है मतलब आपके पॉइंट गलत निकाले आप। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन पे, विच इज अ क्वेश्चन नंबर 33। नाइस, फर्स्ट पार्ट। ओह वेट, इसका एक और वाला पार्ट भी बचा, ये कर लेते हैं पहले यार। मतलब दिस इज स्ट्रेंज के यहां ग्राफ वाला दे दिया और यहां एक लीनियर क्वेश्चन दे दिया, बट देखते हैं, किसी को ये इजी लगता है, किसी को ये लगता है। कहता प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट। आई थिंक दिस इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो कह रहा दो प्लेस है ए और बी, 180 किलोमीटर का इसमें डिस्टेंस है। वन का स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 9 आवर्स। कह रहे ये गाड़ी भी इधर जा रही है, ये गाड़ी भी इधर जा रही है, कहीं तो जाके ये मिल जाती है। तो ऑब्वियसली ए गाड़ी थोड़ी फास्ट जा रही होगी, बी थोड़ा स्लो जा रही होगी। ए की स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, इसकी ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। b कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, bc, a कितना किया, ac। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ac माइनस bc इक्वल टू 180। इस पूरे में से अगर ये उड़ा दूंगा तो यही बचेगा। ठीक है, सो हियर आई एम इक्वेटिंग डिस्टेंसेस, ac माइनस bc इज 180। अब ac क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, उसने बोला 9 घंटे ट्रैवल करने के बाद दे मीट, 9 घंटे और टाइम हो गया। स्पीड कितनी थी इसकी x, तो ये कितना हो गया 9x। ये आपका टाइम है, ये आपकी स्पीड है, माइनस 9y इक्वल टू 180। 9y क्यों, क्योंकि यार b भी 9 घंटे ट्रैवल किया बट इसकी स्पीड डिफरेंट थी। यहां से अगर 9 कॉमन लेके मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी x minus y equal to 20. This is my first equation. ठीक है, सेकंड सिनेरियो पे चलते हैं। कहता है a और b, now if they travel towards each other with the same speed जो पहले की थी, they meet in 1 hour। कह रहा आप दोनों इधर जाते हैं और कहीं तो मिल जाते हैं। ओके, 1 घंटा चलते हैं बस दोनों, तो ये घंटा चलेगा, ये घंटा चलेगा, लेकिन डिस्टेंस तो 180 चला। ठीक है, तो यहां मतलब क्या होने वाला है, AC प्लस BC इज 180। ये दोनों डिस्टेंस मिला के 180 है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो यहां से तो सिंपल x प्लस y कितना आ गया 180। सेकेंड इक्वेशन। अब 1 और 2 बहुत सिंपल, 2 लीनियर इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी तो आती है। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं यार। अगर इसको ऐड कर देंगे x और x 2x, y तो कट गया, ऑपोजिट साइन है, और 20 और 180 ये आ गया 200, तो यहां से x आ गया 100। तो मेरा जो a वाली गाड़ी है 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, और जो b वाली गाड़ी है अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि 100 माइनस 80 इज 20। दिस इज माय आंसर। x इज 100 किलोमीटर पर आवर, y is 80 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना मत भूलना, किलोमीटर पर आवर जरूर देखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33।
33 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल। ओह, ये तो कितनी प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने। अब कह रहा है इसको प्रूव करो। सर्कल है, ये P ले लेते हैं, PTQ। कह रहा है प्रूव करो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनाई है वो दोनों की लेंथ बराबर है। बड़ा ही आसान सवाल है। इसमें OP ज्वाइन कर देते हैं और मैं सॉल्यूशन के तौर पे कॉन्ग्रुएंसी करूंगा OTP और ट्रायंगल OQP को। OQP बड़ा इजी है यार। OT इक्वल टू OQ क्या है, रेडियस, सर्कल की रेडियस, तो सेम होते हैं। इसको ले लेता हूं 1, इसको ले लेता हूं 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। मैं इसलिए बोलता हूं फिगर्स ड्रॉ करो, क्योंकि आप एंगल 1 एंगल 2 लिख सकते हो आराम से, बार बार पूरा पूरा एंगल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम। थर्ड क्या चीज बराबर है, OP। देखो दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन है ना। वो OP की फुल फॉर्म क्या होती है, ओवर पावर्ड। एकदम ओवर पावर कर दिया इसने क्वेश्चन को। तो देयरफॉर ट्रायंगल OTP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQP। रीजन देखो, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, उसके सामने वाली साइड ले ली और एक और साइड ले ली, RHS। इसके CPCT से क्या बोल सकता हूं, PT इक्वल टू PQ। हेंस प्रूव्ड। पहला पार्ट हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, एक पॉइंट से दे आर इक्वल। पहला पार्ट है। अगले पार्ट पे चलते हैं, B पार्ट में। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बता रहा हूं ये क्वेश्चन, और इसके एक नीचे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो भी जरूर करना। ठीक है, मैं बता नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन, लेकिन करना जरूर। इसके एग्जाम्पल में इसके नीचे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में। वो क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से हो रखा है, लेकिन हमने अपनी क्लास में उसको ट्रिग्नोमेट्री से किया था, सॉल्यूशन इतना सा हो जाता वो। दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। देखते हैं क्या कह रहा है। ये P है, ये Q है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, दैट्स ओके। T, यू हैव टू प्रूव टू टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ, हमको पता लेंथ सेम होती है। प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस OPQ। तो प्रूव क्या करना है, एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। मैं एक काम करता हूं, आपको पता है TP इक्वल टू TQ। रीजन, वो पूरी ऊपर वाली लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। रीजन, टेंजेंट्स की लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ सर्कल तक इक्वल होती है। ये आपको पूरी स्टेटमेंट यहां लिखनी पड़ेगी। जैसे ही इक्वल हो गया, एंगल TPQ और एंगल TQP बराबर हो गया। कौन से वाला एंगल, ये वाले। ठीक है, क्योंकि दो साइड बराबर है ट्राइंगल में, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है यार। ठीक है, इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं, और यहां आप वही रीजन लिखोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल, ये बराबर होती है। एंगल 1 ले लेता हूं, तो ये एंगल 1 हो गया, एंगल। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल OPQ इक्वल टू सॉरी 90 डिग्री। एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं, व्हाइट। ये पूरा 90 डिग्री है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने क्या बोला, एंगल 1 प्लस एंगल OPQ 90 है। ओके, एक और चीज, एंगल T प्लस ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा T जो है और ये दोनों 1 मिला के 180 है ना यार, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 1 तो 2 बार था, इसलिए मैंने 2 बार लिया। तो यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद ली है। राइट, आपको काम किससे है, PTQ और OPQ से काम है। किससे काम है, ये T से और OPQ से। 1 से तो कोई काम ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। और ऐसे हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी। जिस वेरिएबल का काम नहीं है, एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, यहां से देखो, एंगल T प्लस ट्वाइस एंगल 1 क्या होगा,
90 डिग्री माइनस एंगल OPQ इक्वल टू 180। देखो सोल्यूशन के पास आ गए, 2 मल्टीप्लाई कर लो, 180 माइनस 2 एंगल OPQ इक्वल टू 180, कट गया, 2 एंगल OPQ वहां ले जाओ, तो यहां से आ जाएगा एंगल T इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। दिस इज आवर आंसर, हेंस प्रूफ। खत्म हो गया। देखो सेम चीज आ गई, एग्जैक्टली सेम चीज आ गई, डन। ठीक है, जैसा आपको स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे ऐसा स्ट्राइक करता है ऐसे कर सकते हो, कुछ लोग किसी और तरीके से चल सकते हैं। आई टोल्ड यू, मैथ्स को जो आपको दिमाग में आ जाए पहले वो करो। ठीक है, दिस इज माई वे, योर वे आई डोंट नो, करके जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार्क, और इसके नीचे वाला भी खासकर उसमें पीटी की वैल्यू निकालनी होगी। लेट्स जंप टू 34th क्वेश्चन। एंड आप अगर अभी तक वीडियो बने हैं तो प्लीज इसको कीजिएगा, कुछ कुछ सवाल बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, पेपर्स में आ चुके हैं पहले भी, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, 34th, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इंग्लिश पढ़नी बहुत जरूरी है, अंग्रेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सबसे पहले AOT में ग्राउंड लेवल बनाया करो, एक बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरेज है, यहां से इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है, ये आपका नजरें हैं, यहां से आपने नजरें झुकाई तो यहां से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आया। ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, दोनों बिल्डिंग्स हैं तो 90 डिग्री पे खड़ी होंगी। ओके, लेट मी चेंज द कलर अगेन टू व्हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट 2 बिल्डिंग्स। आपको ये 8 दिया हुआ है, आपको इसकी हाइट चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, इसको मैं BC लिख देता हूं। ठीक है, ये 2 चीजें चाहिए आपको। अब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री लगाने के लिए एक 90 डिग्री का ट्राइंगल चाहिए, तो यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, ABCDE वर्टिस इसको नाम दे दिया, क्योंकि लिखना पड़ेगा यार किस ट्राइंगल आपने ट्रिगो लगाया। देखो ये 30 है तो ये 30 है, वो 45 है तो ये 45 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सबको पता है। नाउ इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan 45 क्या होता है 1, तो BC यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू H, तो मेरा ये भी H आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो भी मेरा H निकलने वाला है, सेम वैल्यू किसकी होगी, डिस्टेंसेस बिटवीन बोथ द बिल्डिंग्स। ठीक है, तो मुझे सिर्फ H चाहिए। अब ये जो दूसरा ट्राइंगल है ADE, इसमें tan 30 क्या है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो बेस था DE, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, ये चीज कितनी है, ये यार ये पूरा H है, ये कितना है 8, देखो 8 है ना, 8, तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन comes out to be H minus 8, तो ये कितना है H minus 8। ओके, ठीक है, अभी जो DE है, ये DE तो BC है ना, और BC कितना था H, तो मैं इसकी जगह H डाल सकता हूं, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग। अब मुझे पता है tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू H minus 8 by H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, H इक्वल टू √3H minus 8√3, यहां से मुझे H चाहिए तो मुझे H को एक जगह करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, H को एक साइड ले जाता हूं, तो 8√3 इक्वल टू √3H minus H, 8√3 इक्वल टू H कॉमन ले लेता हूं, √3 minus 1, H आ जाएगा 8√3 by √3 minus 1। अब मैं इसको √3 minus 1, √3 plus 1, √3 plus 1 रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट नहीं छोड़ना। 9th क्लास में पढ़ा है हाउ टू रैशनलाइज, ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मत छोड़ देना आंसर, नंबर में भी टीचर छोड़ देगी, हाँ याद रखना।
तो हो गया 8√3 इंटू √3 प्लस 1। और जब भी आप रैशनलाइज करते हैं ना, नीचे हमेशा a² माइनस b² लगता है। तो देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, कट गया। तो ये कितना आ गया 4√3 इंटू √3 प्लस 1। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 प्लस 4√3, और ये आंसर हमारा चल रहा है किसमें, मीटर्स में चल रहा है। यस, तो ये आंसर आ गया मीटर्स में। दिस इज माय फाइनल आंसर, 12 प्लस 4√3 मीटर्स। तो यही मेरी बिल्डिंग की हाइट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, और यही मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स है, क्योंकि वो एग्जैक्टली यहां पर सेम आ गया था। ठीक है, खूबसूरत सवाल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि इजी था। अगर आप एओटी की फिगर बना लेते हो, क्वेश्चन बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है ये h-8 है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ स्टैट्स। नाइस। ओके, जब भी स्टैट्स का क्वेश्चन आए आपको टेबल जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही सवाल मीडियन का है तो मुझे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टेबल बना लेना, मैं यहां पर ही आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूं। ओहो, ये तो खिसक गया। ठीक है, मैं यहीं पर आपका CF निकाल देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस x, 9 प्लस x, 9 प्लस x प्लस y, और ये कितना हो गया 10 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये आपकी CF की टेबल हो गई। क्लास इंटरवल ठीक है, 0 से 6, 6 से 12, सारा गैप्स ठीक है, कंटिन्यूस क्लास है, कोई इशू की बात नहीं है। कह रहा है यू हैव टू फाइंड द मीडियन the median of falling frequency distribution is 14.4. You have to find the values of x and y if sum of frequency is 20. मतलब इन frequencies का sum क्या 20। जब भी आप cumulative frequency निकालते हैं, जो लास्ट वाली फिगर आती है वो किसके बराबर होती है, सारी frequencies के sum के बराबर। मतलब 10 प्लस x प्लस y मुझे क्या है 20, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हो, तो ऐसे x प्लस y कितना आ गया 10। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, सिंस उसका मीडियन 14.4 है, तो मीडियन क्लास क्या होगी 12 से 18, क्योंकि 14.4 इसके बीच में ही लाई करता है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यार फॉर्मूला जरूर लिख के आना स्टैट्स में, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, मीडियन, मुझे मीडियन कितना दिया हुआ है, मेरे को मीडियन दिया हुआ था 14.4, डाल देता हूं 14.4 इक्वल टू लोअर लिमिट, क्या है लोअर लिमिट 12 प्लस n क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी तो 20 थी, उसका आधा कर देता हूं, माइनस CF, मेरी मीडियन क्लास क्या थी 12 से 18, ये पूरी मीडियन क्लास है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, हाँ, तो ये फर्स्ट क्लास थी, ये सेकंड क्लास थी, ये थर्ड क्लास थी, मेरी मीडियन क्लास कौन सी थी 12 से 18 वाली। तो आप बड़े ध्यान से देखो, इसका CF 9 प्लस x है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में जब हम CF डालते हैं वो उससे प्रीसीडिंग क्लास का डालते हैं, ऊपर वाली पिछली, क्या डालूंगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, मेरी खुद की क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 से 18 वाली की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, और गैप था 6, इनका गैप देखो 6 है ना गैप। ओके ठीक है, सिंपल आपको सॉल्व करना है, 12 को यहां माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 2.4 इक्वल टू 10 माइनस 4 6 माइनस एक्स बाय 5 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6 माइनस एक्स 2 is 12, तो यहां से x कितना आ गया 4, x आ गया 4 और y आ गया 6, क्योंकि x प्लस y 10 था तो x अगर 4 है तो y 6 आ गया। दिस इज माई आंसर ऑफ 35th क्वेश्चन।
ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते हैं जहां पर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती है। मीडियन में एक और चीज याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है लेस देन 6, लेस देन 12, लेस देन 18, लेस देन 24, लेस देन 30, और उसके आगे जो ये चीज दी होगी दैट विल नॉट बी फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको नॉर्मल टेबल बनानी पड़ेगी हर रिस्पेक्टिव टर्म को माइनस करके, तो ही वो फ्रीक्वेंसी की टेबल बनेगी, क्योंकि आपको एफ तो चाहिए होता है फॉर्मूला में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स जंप टू इट्स का और वाला पार्ट। अब ये पार्ट जो है मीन पे बेसिस पे है, ठीक है। ये पार्ट मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं, मैं आपको इसका जिस्ट समझा देता हूं क्या होगा। जब भी आप टेबल बनाते हैं, यहां क्लास होती है, यहां फ्रीक्वेंसी होती है। मीन के केस में आप एक एक्स निकालेंगे, जैसे यहां क्लास क्या 0 से 20, 20 से 40। एक्स इज बेसिकली क्लास मार्क, मतलब इसका मिडल पॉइंट। 0 और 20 का बीच का पॉइंट है 10, 20 और 30 का बीच का पॉइंट है 30। मिडिल पॉइंट कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, आधा कर दो, ठीक है। क्योंकि जब मुझे मीन चाहिए, मेरे पास मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्सएफ अपॉन समेशन एफ। मैं अभी फिलहाल डायरेक्ट मेथड देख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी एक्स और वाई। ओके, जब मैं एक्सएफ करूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 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 करके सारी लिख दूंगा, इनका सम निकालूंगा, फ्रीक्वेंसी का सम निकालूंगा, डिवाइड में डालूंगा, मीन मुझे पहले ही पता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप एक्स और वाई मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना क्या है। आई विल डेफिनेटली टेल यू इफ इट इज अ यस और नो। ओके, डू दिस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज नाउ केस स्टडी। तो हम पेपर के एंड में आ चुके हैं। टेंडेंसी क्या होगी? केस स्टडी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, एपी वाले चैप्टर में से आएगी। और ये केस स्टडी बहुत कॉमन है, हो सकता है आप लोगों ने डेफिनेटली देखी। क्या कहता है? इंडिया इज अ कंपेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, एवरीबॉडी नोज, सच अ ग्रोइंग सेक्टर ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। वो तो हमको पता है, इंजीनियर्स, ठीक है। टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है हर साल। प्रोडक्शन इज 16,000 सेट्स इन 6th ईयर, मतलब छठे साल में 16,000 सेट बनते हैं। A6 को कैसे लिखते हैं? A+5D, ठीक है। एंड 22,600 इन 9th ईयर, 9th ईयर में 22,600। 9th ईयर को कैसे लिखेंगे? A+8D इक्वल टू 22,600। अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं चुपचाप AOD निकाल लेता हूं, ठीक है। सिंपल लीनियर इक्वेशन है यार, सबट्रैक्ट करो, D आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, कट गया 8 3D, और ये हो गया आपका 6600। ओके, तो D यहां से आ गया 2200, और किसी में डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं D को A निकालने के लिए। A प्लस 5 × 22 हो गया 11,000 इक्वल टू 16,000। तो यहां से मेरा A आ गया 5,000। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैंने सिंपल AOD निकाल दिया, हो सकता है जरूरत पड़ सकती है। क्या कहता है? फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर क्या होता है? A। ये लो यार, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके सामने है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। 8th ईयर मतलब A+7D, मतलब 5,000 प्लस 7 × 2200 कितना होता है? 5,000 प्लस 7 0 7 0 14 7 14 15। ये कितना हो गया? 20,400 आपकी प्रोडक्शन है फॉर योर 8th ईयर। ओके, देखो AOD यूज में आ रहा है ना, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका? फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स। हाँ, अब क्या करना है आपको? टोटल निकालना है, पहले 3 साल में क्या प्रोडक्शन थी।
तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन, सेकेंड ईयर की प्रोडक्शन, थर्ड ईयर की प्रोडक्शन निकाल के प्लस मार दो, या सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो मुझे बेसिकली S3 चाहिए। क्या होता है सम का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां n मेरा 3 है क्योंकि मुझे 3 साल के लिए निकालना है। 2a मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, 5000 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10,000 प्लस n-1, 3 - 1 क्या होता है 2 इंटू 2200। सॉल्व कर लो, 3/2 इंटू ये कितना होता है 4400। 4400 को यहां ऐड करो 14,400, कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स कितनी है 21,600 फॉर 3 years। ओके, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29200। ये उल्टा सवाल है। और पार्ट में क्या पूछ रहा है, कौन से साल में प्रोडक्शन इतनी थी, कौन से साल में प्रोडक्शन इतनी थी। मतलब आपको AN दे दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, N पूछ रहा है कौन से साल में। N बेसिकली क्या होता है, पोजीशन होता है। तो आपसे कौन सा साल पूछ रहा है। दिस इज 29200, 5000 प्लस n-1 इंटू 2200। 5000 यहां माइनस कीजिए और 2200 डिवाइड कीजिए, 0 कट गया, जाता है 22 1 22, 22 1 22। तो यहां से 11 इक्वल टू n-1, तो यहां से n आ गया 12 साल। तो 12th ईयर में, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज दिस 12th ईयर, तो आप इसको लिखोगे 12th ईयर में प्रोडक्शन मेरी क्या थी 29200। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप और में से कोई भी पार्ट कर सकते हैं। दिस इज अ 2 मार्कर क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, चाहे ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। ओके, चलो एपीए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था ये। अब अगले वाले सवाल पे चलते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 37। ओके नाइस, ये आपकी ट्रायंगल्स की केस स्टडी है। देखते हैं। Vijay is trying to find average height of a tower near his house. Okay, he is using the property of similar triangles. क्या होती है प्रॉपर्टी व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंगल्स बराबर होते हैं और साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ओके, द हाइट ऑफ विजय's हाउस इज 20 meters and it casts a shadow of 10 meters। तो अगर ये ऐसा विजय का हाउस है तो इसकी हाइट है 20 और शैडो बनती है 10 अगर विजय का देखें। ओके, एट द सेम टाइम द टावर कास्ट्स अ शैडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग इन द ग्राउंड। टावर है, इसकी शैडो 50 मीटर की है। हाइट नहीं पता, टावर नहीं पता कितना लंबा है। एंड हाउस ऑफ अजय कास्ट्स अ शैडो ऑफ 20 मीटर। एक अजय का भी घर है, दोस्त होगा, 20 मीटर की शैडो। भाई इसका भी घर की हाइट नहीं पता, ओ इसको एक्स ले लिया, वाई ले लेते हैं, इसके घर की भी हाइट नहीं पता। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। एक चीज उसने बोली हुई है, दिस गाय विजय इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब ये ट्रायंगल तीनों सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर हैं, इन दोनों की बात करते हैं, तो साइड्स का रेशियो मैंने क्या बोला, सेम होगा। ठीक है, यहां से x आ जाएगा 100 मीटर, मतलब टावर की हाइट 100 मीटर है। ये दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो भी सेम है, ये भी लगा लेते हैं। 20/y इक्वल टू 10/20, ये कितना आ गया 40 मीटर। मतलब अजय का घर की हाइट 40 मीटर है। अब देखते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। फर्स्ट पार्ट आ गया, सिंपल, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्यों? When triangles are similar, sides का रेशियो बराबर होता है। आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, When triangles are similar, ratio of sides is equal। तो ये मैंने विजय और टावर कंपेयर किया, ये मैंने विजय और अजय कंपेयर किया। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय ऑफ लाय, ये पढ़ा मैंने, तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था, आंसर पहले ही निकल गए। अब थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है। When the tower casts a shadow of 40 meter on the ground, टावर 50 मीटर की जगह 40 मीटर शैडो बना रहा है। देखते हैं यार, हाइट तो सेट कर दी, हाइट तो नहीं चेंज हो रही ना टावर की, लेकिन अब शैडो 40 मीटर की है। ठीक है, 90 डिग्री ट्रायंगल है ये।
शैडो एक्चुअली सन की इंक्लिनेशन की वजह से, तो इसलिए शैडो की लेंथ चेंज हो सकती है, टावर की हाइट थोड़ा बदलेगी। एट द सेम टाइम व्हाट विल बी लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अजय's हाउस? अजय के घर में शैडो की लेंथ क्या होगी? ये इसको z ले लेते हैं। अजय के घर की हाइट कितनी थी? 40। ट्रायंगल तो अभी भी दोनों सिमिलर है क्योंकि घर तो और टावर तो वहीं खड़े हैं ना, सिर्फ सन का एंगल का इंक्लिनेशन बदला है। अब पूछ रहे हैं, अब बताओ अजय का शैडो क्या है घर का? वही लगा लेते हैं, 100/40 दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बस हमको क्या निकालना है? z। ये हो गया 1600/100, दिस कम्स आउट टू बी 16 मीटर। ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया कि अजय के घर की शैडो इज 16 मीटर्स। सो अगेन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। और के बाद वाला अगेन ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर करना, बिल्कुल सेम सिमिलर सा है। When tower cast a shadow 40, at the same time what will be length of shadow of विजय? अब आपको विजय की शैडो बतानी है, तो मतलब ये विजय का घर हो जाएगा, ठीक है। ये टावर था, ये अजय का घर था, और के बाद वाले पार्ट में अजय की जगह विजय ले लेना। विजय घर की हाइट 20 है, उसका शैडो निकाल लेना, ठीक है। चलो भाई, with this we come to last question of our paper, question number 38। कंपैरेटिवली ये पेपर जल्दी सॉल्व हो रहा है, ध्यान से देखो। Now this is the only question of surface area volume in this paper. Okay. Ice cream is one of the most commonly loved desserts on this planet. Everybody knows. It has creamy, sweet taste. Many people love. It is delicious, famous, and it is made from dairy products, milk and cream and eggs. आजकल vegan ice cream भी आती है without milk. ठीक है? Sugar and sorbet water powder. Sorry. Ice cream can be made using fruit, vegetable, milk instead of sugar, ठीक है। Suppose a sugar cone is 10 centimeters deep. एक sugar cone है, ये cone है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर गहराई है इसकी, and has diameter of 4। अगर diameter 4 है तो radius कितना होगा? 2। A spherical scoop of ice cream with the diameter 4, same ice cream का scoop इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। सॉफ्टी खाते हो? सॉफ्टी ऐसी होती है। A spherical scoop of ice cream is kept। एक spherical scoop, वो scoop से निकालते हैं, ऐसा sphere ऐसे रख दिया, तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा सा ऐसे अंदर ऐसे चला गया, ओके। Rest on the top of the cone, cone के ऊपर है, बिल्कुल रेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन कहता है, based on the above info find the volume of cone। cone का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पहले लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ cone 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ कुछ पाई तो नहीं दे रखा, 3.14 ऐसा कुछ यूज करना है, ऐसा कुछ तो नहीं दे रखा, तो अपना 22/7 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट, कुछ भी नहीं कट रहा। 2 to the 4 ये हो गया 880/21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको डेसिमल में जरूर करना, 880/21 41.9 लगभग, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब। रेडियस तो उसका भी वही है क्योंकि उतना ही गोले का रखा था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो गया, इसमें कुछ नहीं कट रहा, नीचे 21 आ रहा है अगेन, तो हो गया 2 to the 4 4 to the 8 8 4 जा 32, और 32 22 जा 2 to the 4 2 to the 6 2 to the 4 2 to the 6 4 10 704/21, ये कितना होता है? लगभग 33.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट और 2 पार्ट्स हो गए, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कहता है इफ ऑल द आइसक्रीम मेल्ट्स, अब जो ऊपर का आइसक्रीम आपकी सारी मेल्ट हो जाती है, तो मेल्ट होके कहां जाएगी? वेदर द कोन विल ओवरफ्लो, या तो उस कोन के पूरे अंदर चली जाएगी या बाहर निकलेगी। जस्टिफाई योर आंसर। देखो बहुत इजी है, मेरे कोन का वॉल्यूम था 880/21, आइसक्रीम वो जो ऊपर डाले था उसका वॉल्यूम था 704/21। कोन के अंदर की जगह इससे ज्यादा है ना, देखो 41.9 33.5 ज्यादा है, तो क्या बाहर ओवरफ्लो करेगी? नहीं, पूरे अंदर चला जाएगा क्योंकि उतना जगह है कवर करने के लिए है। तो इसका सिंपल आंसर होगा नो, इट विल नॉट ओवरफ्लो। व्हाई?
बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कोन इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ योर स्कूप, spherical scoop. Okay, if the cone does not overflow, what percentage of cone will be filled? कितना परसेंटेज कौन भर गया? मैं तो और ऊपर वाला कर जाऊंगा, नीचे वाला काफी लोगों को परसेंटेज नहीं समझ आता, नहीं करते, छोड़ो, ठीक है, लेकिन आप परसेंटेज बहुत आराम से निकाल सकते हो इसकी. ओके, अगेन दिस इज योर टास्क, ठीक है, ये परसेंटेज निकाल के बताना. कैसे निकालते हैं? जो डिफरेंस होता है डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100% करके निकालते हैं. ठीक है, तो परसेंटेज वाला अगर आप देखोगे लगभग 80%, इसका 80% निकालोगे, इसका 80% निकालोगे, यही आता है मोर और लेस 33.52 आता है टू बी प्रिसाइज. तो इसका 80% आपका भर गया, 20% खाली रह जाएगा कौन अभी भी, तो इसलिए ओवरफ्लो नहीं करना. ओके, तो इसके साथ हम आते हैं पेपर के एंड पे. दिस पेपर वॉज इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सर्कल का था, एपी का केस स्टडी बहुत अच्छी क्वेश्चन था. जरूर करना, स्टैट्स का वो मीन वाला होमवर्क करके जरूर कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ मोर पेपर्स, मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा. टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय, एंजॉय.